एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करते हैं। हिंदू विधि भाग 6 जानिए हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन विवाह को कब शून्य वाइड मैरिज होता है, मतलब उसको कब शून्य करार दिया जाता है। मैं आज इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, आज आपको बताने वाला हूं कि कोई शादी कानून की नज़र में कब शून्य मानी जाती है। मैं अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपको यह जानकारी दे रहा हूँ। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह को संस्कार तथा संविदा अर्थात करार दोनों का मिश्रित रूप दिया गया है। प्राचीन शास्त्रीय विधि अर्थात कानून के अधीन हिंदू विवाह संस्कार है और उसमें तलाक, डाइवोर्स जिसे हम कहते हैं, जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए कुछ प्रावधान आधुनिक हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सम्मिलित किए गए हैं। यदि हिंदू विवाह को एक संविदा के स्वरूप में देखा जाए तो एक संविदा के भांति इस विवाह में शून्य विवाह, जिसको इंग्लिश में हम वाइड मैरिज, और शून्य करणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज का समावेश किया गया है। शून्य विवाह का संदर्भ में इस वीडियो में उल्लेख किया जा रहा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 शून्य विवाह से संबंधित है। धारा 11 उन विवाहों का उल्लेख कर रही है जो विवाह इस अधिनियम के अंतर्गत शून्य होते हैं, अर्थात वह विवाह प्रारंभ से ही कोई वजूद नहीं रखते हैं तथा उस विवाह के अधीन विवाह के पक्षकार पति पत्नी नहीं होते। शून्य विवाह वह विवाह है जिसे मौजूदा ही नहीं माना जाता है। शून्य विवाह का अर्थ है कि वह विवाह जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, अर्थात अस्तित्व विहीन विवाह है। किसी भी वैध विवाह के संपन्न होने के बाद पुरुष और स्त्री के मध्य विधिक वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, परंतु यदि विवाह शून्य है, कोई भी ऐसा संबंध स्थापित नहीं होता है, उन लोगों के बीच केवल यौन संबंध स्थापित होता है तथा दोनों को ही एक दूसरे के प्रति कोई अधिकार तथा जिम्मेदारी नहीं होती है। सर्वोच्च न्यायालय का यहाँ एक केसला है, यमुनाबाई बनाम अंतरराव AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 644 के मामले में माननीय न्यायालय ने यह कहा कि शून्य विवाह उसे कहा जाता है जिसे विधि यानी कानून की दृष्टि से कोई अस्तित्व ही नहीं माना जा सकता। ऐसे विवाह को इसके किसी भी पक्षकार द्वारा विधिक रूप से इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे विवाह को अधिकतम अधिनियम की धारा 11 यह घोषणा करती है कि इस अधिनियम की धारा 5 के खंडों 1 व 4 व 5 में उल्लेखित शर्तों का उल्लंघन ऐसा विवाह शून्य विवाह कर देता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तों का उल्लेख करती है। जिन शर्तों के मुकम्मल होने पर हिंदू विवाह संपन्न होता है, अधिनियम की धारा 11 शून्य विवाह का उल्लेख कर रही है। धारा 11 के अनुसार धारा 5 की 3 शर्तों का अवहेलना कर दिया जाता है तो विवाह शून्य हो जाता है। वह 3 शर्तें क्या है, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, पूर्ववर्ती विधिमान विवाह के विघटन के पूर्व दूसरा विवाह कर लेना। दूसरा, विवाह के पक्षकारों का विवाह के समय एक दूसरे के सपिंड होना। नंबर 3, विवाह के पक्षकारों का आपस में प्रतिसिद्ध नातेदारी होना, जैसे भाई बहन आदि। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 11 के अनुसार यह 3 शर्तें हैं जो किसी भी विवाह को शून्य घोषित कर देती हैं। यदि इन तीनों में या फिर इनमें से किसी एक शर्त का उल्लंघन कर दिया गया है और विवाह संपन्न किया गया है तो ऐसा विवाह प्रारंभ से ही संपन्न नहीं माना जाएगा। इस विवाह को शून्य घोषित करवाने हेतु विवाह का कोई भी पक्षकार न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।
पूर्ववर्ती विधिमान्य विवाह के होते हुए दूसरा विवाह संपन्न करना, प्रथम विवाह के विद्यमान रहते हुए पुनर्विवाह करना भारतीय दंड संहिता की धारा 495 और 496 के तहत दंडनीय अपराध भी होता है। एक केस ला का जिक्र करना यहाँ बहुत आवश्यक समझता हूँ। संतोष कुमार बनाम सुरजीत सिंह AIR 1990 सपिंड नातेदारी जो वर्जित की गई है, आइए आपको बताते हैं। पिता की 5 पीढ़ियां, आपके पिताजी के पीछे की 5 पीढ़ियां तथा माता की 3 पीढ़ियां सपिंड नातेदारी के भीतर होती हैं। प्रकरण में कहा गया है कि यदि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी से विवाह किया गया है तो वह विवाह शून्य होगा। यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध भी होगा। यदि प्रथम पत्नी पति को दूसरा विवाह करने के लिए सहमति देती है तो भी द्वितीय विवाह वैध नहीं होगा। अजय चंद्राकर बनाम श्रीमती उषाबाई, 2000 मामला है, सन 2000 का। 2MPLJ 112 में यह निर्णित किया गया कि धारा 11 में प्रावधान है कि धारा 5 के खंड 1 के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य होगा। विवाह के व्यथित पक्षकार द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर अकृत की डिक्री दी जा सकती है। दूसरा केस ला देखिए, मीनाक्षी सुंदरम बनाम नंबलवार AIR 1970 मद्रास उच्च न्यायालय 402 के प्रकरण में कहा गया कि किसी भी हिंदू विवाह को वर्जित नातेदारियों के आधार पर शून्य घोषित किया जा सकता है यदि विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार अपने समाज के भीतर चलने वाली उन रूढ़ी और प्रथाओं को सिद्ध नहीं कर पाता जिनके अधीन प्रतिसिद्ध नातेदारियों के भीतर विवाह किए जाने की मान्यता प्राप्त हो। दूसरा केस ला आप देखिए, कलावती बनाम देवीराम AIR 1961 के प्रकरण में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में विनिश्चित किया गया कि धारा 5 उपधारा 3 की शर्तों का उल्लंघन होने पर विवाह शून्य नहीं हो जाता है। इसके विपरीत श्रीमती कृष्णा देवी बनाम श्रीमती गुलशन देवी AIR 1962 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट 305 में इस निर्णय को उलट दिया गया और माना गया कि धारा 5 वर्णित निम्न 3 में से किसी भी शर्त के पूरी न होने पर विवाह प्रारंभ से ही शून्य है। करणवीर बनाम मीनाक्षी कुमारी 1990 हिंदू ला 49 हरियाणा एवं पंजाब के प्रकरण में विनिश्चित किया गया कि विवाह को इस आधार पर शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि पत्नी अनुसूचित जात की है। यदि पति अनुसूचित जात का है तो भी विवाह शून्य नहीं होगा। विवाह की शून्यता इस आधार पर भी घोषित नहीं की जा सकती कि पक्षकार साथ साथ नहीं रह सकते। आइए आपको बताते हैं शून्य विवाह घोषित करने हेतु आवेदन कौन कौन कर सकता है। धारा 11 का अध्ययन करने के बाद प्रश्न यह उठता है कि किसी भी विवाह को न्यायालय से शून्य घोषित करवाने हेतु याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है। यह उल्लेखनीय है कि केवल विवाह के वास्तविक पक्षकार ही विवाह को अकृत व शून्य घोषित कराने का आवेदन उपरोक्त आधारों पर कर सकते हैं। तृतीय पक्षकार, उदाहरण के लिए आपको बताते हैं, पहली पत्नी ऐसा नहीं कर सकती है। धारा 11 में प्रयुक्त उसके किसी पक्षकार, यहाँ शब्दों का अभिप्राय केवल 2 व्यक्तियों से हो सकता है, अर्थात विवाह का वास्तविक पक्षकार। इसलिए पहली पत्नी धारा 11 के अंतर्गत यह आवेदन नहीं कर सकती कि दूसरी पत्नी के विवाह को धारा 11 के अंदर शून्य घोषित किया जाए। पहली पत्नी के पास भारतीय दंड संहिता की धारा 496 के अधीन दंडिक उपचार उपलब्ध है। 1976 के विवाह विधि संशोधन अधिनियम के बाद धारा 11 के अंतर्गत याचिका पति या पत्नी के द्वारा ही प्रस्तुत की जाती है जिसके विरुद्ध अनुतोष मांगा गया है। पति या पत्नी
होने चाहिए, मतलब दोनों पक्षकार आमने सामने के पति पत्नी ही होने चाहिए। पति और पत्नी से अलग किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी याचिका प्रस्तुत नहीं की जाएगी। यदि किसी एक की मृत्यु हो जाए तो याचिका पोषणीय नहीं होगी। यदि याचिका के लंबित रहने के दौरान पति या पत्नी की मृत्यु हो जाए तो याचिका नहीं चल सकेगी। पति की मृत्यु पर पुत्र को उसके स्थान पर पक्षकार बनाकर याचिका नहीं चल सकती है। यदि आपको इस वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।